बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन पे। हमने पहले डिस्कस किया नॉन इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जिसमें बेसिक जो फैक्टर था हमारे पास वो मैकुलर एडेमा था, जो कॉम्प्लिकेशन था, और रेटिनल एडेमा था, हेमरेजेस और वो सारे साइंस तो इसमें भी है और उसमें भी होते थे, लेकिन वहाँ पे मैकुलर एडिमा था और वहाँ पे वेसल्स जो थे वो डायलेटेड थे, टॉर्चस थे, क्योंकि उनसे हेमरेजेस और उनसे एक्सुडेट्स और उनसे बाकी जो फ्लूइड थे वो लीक होते थे। अब इस्कीमिक आता है तो इस्कीमिक में हमारे पास इस्कीमिक ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है ये सिवियर है और इसके जो विजन पे इफ़ेक्ट्स है वो ज़्यादा है। उसका उसकी वजह ये है कि इसमें हमारे पास मैकुलर इस्कीमिया होता है। मैकुला को जो नरिशमेंट मिलती है वो नहीं मिलती और यहाँ पे मैकुला जो है वो नेक्रोज होता है, इस्कीमिक होता है। दूसरी बात ये है कि जब इस्कीमिया हमारे रेटिना में कभी भी हाइपोक्सिया या इस्कीमिया आ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और हमें पता है कि फिर उसके रिस्पॉन्स में न्यू वेसल्स बनते हैं और न्यू वेसल्स जब बनते हैं तो वो न्यू वेसल्स कमज़ोर होते हैं, लीकी होते हैं, उससे हेमरेजेस और एक्सुडेट्स ये सब चीज़ें लीक होते हैं। इसके अलावा जो न्यू वेसल्स रेटिना की इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में बनते हैं वो उसी तरह न्यू वेसल्स जो है वो आयरस पे भी बनते हैं और उसी तरह न्यू वेसल्स जो है वो एंगल पे भी बनते हैं इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में और उसको हम कहते हैं रोबियोसिस आयराइडस। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है इसमें जब हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूड हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोजर उसकी हो जाती है तो रेटिनल हाइपॉक्सिया हो जाता है। जब रेटिनल हाइपॉक्सिया हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में मैकुलर इस्कीमिया होता है और उसके रिस्पॉन्स में न्यू वेसल्स बनते हैं और ये न्यू वेसल्स बड़े डेंजरस होते हैं रेटिना के लिए, विजन के लिए। ऐसे पेशेंट में हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे? तो ऐसे पेशेंट में सीवियर मोनोकुलर पेनलेस विजन इम्पेयरमेंट होगा। ऐसे पेशेंट में यूनिओकुलर विजुअल इम्पेयरमेंट होगा और अगर न्यू वेसल्स जो है वो हमारे आयरस पे भी आए हैं तो फिर ऐसे पेशेंट में पेनफुल विजुअल इम्पेयरमेंट होगा, क्योंकि जब न्यू वेस्कुलराइजेशन आयरस और एंगल पे हो जाती है तो रिस्पॉन्स में न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा होता है और न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा में हमारे पास पेन भी होता है और सर्कमसेलरी कंजेशन भी होता है। तो ऐसे पेशेंट में हमारे पास रेडनेस, फोटोफोबिया ये सिम्टम्स होंगे क्योंकि न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा भी होता है। तो इसीलिए विजन जो है ऐसे पेशेंट का डिक्रीज होता है और सीवियरली डिक्रीज होता है। इवन ऐसे पेशेंट में विजन जो है वो काउंटिंग फिंगर्स तक आ जाता है और प्रोग्नोसिस जो है बहुत ज़्यादा पुअर है ऐसे पेशेंट का, क्योंकि मैकुलर इस्कीमिया है। मैकुला जो है वहाँ पे बंद है, वहाँ पे जो वो एक नरिशमेंट का और एक उसका एक वो होता है, मतलब नॉर्मल जो फंक्शन है मैकुला का वो नहीं होता। तो इसीलिए प्रोग्नोसिस बड़ी पुअर है इस्कीमिक सीआरवीओ की। दूसरी बात यह है कि आरएपीडी जो है, आरएपीडी ऐसे पेशेंट में प्रेजेंट होगा और ऐसे पेशेंट में याद रखें कि रोबियोसिस आयराइडस, न्यू वेसल्स एट द आइरस और न्यू वेसल्स एट द एंगल जरूर होंगे। तो उसकी वजह से न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा होगा और जब न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा होगा तो उसके साथ साथ न्यू वेस्कुलराइजेशन के साथ साथ ग्लाकोमा भी आ जाता है। अगर हम गोनियोस्कोपी करें ऐसे पेशेंट में तो हमें न्यू वेसल्स मिलेंगे प्यूपिलरी मार्जिन पे और एंगल पे। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखें, यहाँ पे ये न्यू वेस्कुलराइजेशन हुई है, ये न्यू वेसल्स है।
न्यू वेसल्स एट द प्यूपिलरी मार्जिन है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये न्यू वेसल जो है एट द एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर ऐसे पेशेंट में हम फंडस एग्जामिनेशन करें तो हमें सीवियर टॉर्चुस वेसल्स मिलेंगे, और जब टॉर्चस और डायलेटेड वेसल्स होते हैं तो उससे हेमरेजेस निकलते हैं, हेमरेजेस होते हैं, एक्सुडेट्स होते हैं, फ्लेम शेप एक्सुडेट, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, फ्लेम शेप हेमरेजेस, और कॉटन वूल स्पॉट्स जो हैं ये भी हमारे पास होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर को देखें, पिक्चर ए को, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेम शेप हेमरेजेस हैं। ये देखिए, फ्लेम शेप हेमरेजेस हैं बहुत ज्यादा सारे फंडस में। और अगर हम पिक्चर बी को देखें तो ये देखिए, इवन ऑप्टिक डिस्क के एरिया पे भी हेमरेजेस हैं, और यहाँ पे ब्लड वेसल जो है ये डिस्टेंडेड ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं। ये जो फंडस का पिक्चर है इस पिक्चर से ज्यादा सीवियर है। अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखिए, ऑप्टिक डिस्क के एरिया पे ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं, और अगर हम फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी के पिक्चर को देखें तो ये देखें, हमारे पास मैकुलर एस्कीमिया, मैकुलर हाइपो परफ्यूजन जो है यहाँ पे है। ये हमारे पास फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी का पिक्चर है, जिसमें हम अगर मैकुला को देखें तो इस्कीमिक नजर आता है। तो ये हमारे पास वो है इस्कीमिक सीआरबीओ है, और इसमें इस तरह साइंस हेमरेजेस और एक्सुडेट्स हमारे पास होते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द इस्केमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो उसमें जिस तरह हमने बात की कि न्यू वेस्कुलराइजेशन होता है इस्कीमिया की वजह से, तो याद रखें कि पीआरपी जरूर करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी इस्कीमिया की वजह से न्यूवेस्कुलराइजेशन होगी तो वहाँ पे हम पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन जरूर करेंगे, और उसमें हम इनिशियली ऐसे करेंगे कि 1500 टू 2000 तक बर्न्स हम करेंगे with 0.5 to 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन, स्पेस वन बर्न विद अपार्ट। ठीक है, और ये हम फ्रैक्शन के उससे करेंगे, मतलब मुख्तलिफ पॉइंट पे। अब हम मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा। इसके अलावा हम एडजंक्टिव इंट्राविट्रियल एंटी वीजीएफ इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि न्यू वेस्कुलराइजेशन है तो हम 6 वीक्स तक, 6 हफ्ते तक ये इंजेक्शन देते हैं, ताकि जो न्यू वेसल्स है, न्यू वेस्कुलराइजेशन है वो कम हो, और उनसे जो लीकेजेस है वो कम हो। इसके अलावा ये जो है हमारे मैकुलर एडिमा जो है, मैकुलर एडिमा में ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए हम ये करेंगे। यहाँ पे मैं पिक्चर में ये देखें, ये हमारे पास फंडस का पिक्चर है। फिर हम 6 वीक्स तक हमने उनको स्टीरॉइड्स दे दिए, और स्टीरॉइड वो लाइक स्लो रिलीज इम्प्लांट्स की तरह हमने दे दिया, और खुद जो ऑटो डिग्रेडेबल होते हैं। तो जब वो स्टीरॉइड हमने 6 वीक्स तक दे दिए तो ये देखिए, हेमरेजेस सारे जो मैक्सिमम हेमरेजेस थे वो रिकवर हो गए और वो खत्म हो गए। यहाँ पे अगर हम ओसीटी की पिक्चर को देखें तो ये देखिए, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा है, सिस्ट बने हुए हैं मैकुला में, लेकिन स्टीरॉइड्स के यूज की वजह से वो मैकुलर एडिमा, सिस्टाइड मैकुलर एडिमा खत्म हो गई। तो इसीलिए इस केस में हमारे पास स्टीरॉइड्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, और लेजर बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए लेजर भी जरूरी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी काफी उनको लिमिट किया है। अच्छा, अब हम इस इमेज को अगर देखें तो ये देखिए, पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है, सारे रेटिना में हमने लेजर किया है न्यूवास्कुलराइजेशन के लिए, ताकि हेमरेजेस जो है वो इतने इफेक्टिव मतलब ना हो, और इतना विजन को डिग्रेड ना करे। इसमें ये भी हो सकता है कि लेजर के बावजूद भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और विजन खत्म हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये लिमिट हो जाए,
और लेजर के साथ साथ हम स्टीरॉयड और एंटी वीजीएफ यूज करते हैं क्योंकि न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा के भी चांसेस है और न्यूवास्कुलराइजेशन की वजह से हेमरेजेस और हमारे पास एक्सुडेट्स और एडेमा ये सब चीजें होती हैं तो विजन को काफी सीवियरली डिग्रेड करता है, बहुत खराब करता है। तो ये था हमारे पास इस्कीमिक सीआरबीओ और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन पे जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारे पास क्या होता है।